Hi everyone, I am Ritesh. Welcome back to Study for NEET. We are continuing बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर 9 है। हम लोग इसमें सेल इन्वेलप पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ग्लाइकोकैलिक्स डिस्कस कर लिया था, सेल वॉल डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा लिस्टर बैक्टीरिया के बारे में बताऊँगा। क्या होता है लिस्टर बैक्टीरिया? इसको एल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया भी बोला जाता है ना। अगर बैक्टीरिया के सेल वॉल को आप डिग्रेड कर देते हो तो रिमेनिंग पार्ट जो बचता है उसको हम लोग लिस्टर फॉर्म बोला जाता है ना। लिस्टर फॉर्म बैक्टीरिया या एल फॉर्म बैक्टीरिया भी बोला जाता है। इसका जो डेवलपमेंट होता है, इसका यूज जो होता है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। इसको सबसे पहले डेवलप किया था क्रीनवर्जर ने डेवलप किया था। लिस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लंदन का जो इंस्टीट्यूट है उसमें इन्होंने फंक्शन उसमें वर्क कर रहे थे उस वक्त, और उसी वक्त इसको डेवलप किया था इन्होंने। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और चूँकि इन्होंने लिस्टर इंस्टीट्यूट में इस बैक्टीरिया को डेवलप किया था, इसलिए इसका नाम भी लिस्टर बैक्टीरिया दे दिया था। अब लिस्टर बैक्टीरिया जो होता है ना, दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, एक को बोलते हैं स्फेरोप्लास्ट, है ना। दो फॉर्म होते हैं इसके लिस्टर बैक्टीरिया के, एक प्रोटोप्लास्ट होता है, एक स्फेरोप्लास्ट होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि प्रोटोप्लास्ट जो होता है कि अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मान लो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपने पढ़ा है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का ही एक लेयर होता है। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दोनों लेयर होते हैं, एक पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर होता है, उसके साथ साथ एक लिपिड लेयर भी होता है। दो लेयर होते हैं सेल वॉल के, ये आपने पहले पढ़ रखा है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अगर पेनिसिलिन देते हो या कोई ऐसा एंजाइम जो कि उसके सेल वॉल को डिग्रेड कर दे, जैसे आप लाइसोजाइम भी दे दो, तो वो क्या करेगा, पेप्टिडोग्लाइकन को ही डिग्रेड करता है ना। तो उस केस में क्या होता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन जब ब्रेक कर जाता है, डिग्रेड कर जाता है, तो सिर्फ आपका बैक्टीरिया बचता है। बैक्टीरिया का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ वो बचता है ना। तो ऐसे केस में उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या होगा कि उसमें पेप्टिडोग्लाइकन को अगर डिग्रेड भी कर देते हो तो उसके बाद भी लिपिड बाई लेयर उसका बचा रहता है, क्योंकि वहाँ दो लेयर है, एक बाहर में लिपिड लेयर है, उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर साइड में। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। देखो जैसे कि अगर एलिमिनेशन से हो, ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मान लो, ठीक है ना, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और इसके ऊपर ये है पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर, है ना, पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर। अब इसके ऊपर मैं पेनिसिलिन डाल देता हूँ या लाइसोजाइम डाल देते हैं हम लोग, तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन डिग्रेड कर जाएगा, रिमेनिंग पोर्शन जो ये पूरा बचा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। जबकि ये है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया मान लो, ठीक है ना। इसके ऊपर ये हो गया इसका पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर, और फिर इसके ऊपर क्या है, ये लिपिड का लेयर हो गया। इस पर अगर तुम पेनिसिलिन डालते हो, इसके ऊपर अगर पेनिसिलिन डालते हो, तो क्या होगा, ये देखो ये वाला लेयर डिग्रेड कर गया, है ना, ब्लू वाला लेयर चला गया, पेप्टिडोग्लाइकन का लेयर। अब जो रिमेन बचा इसको क्या बोलेंगे, स्फेरोप्लास्ट बोलते हैं। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। आई होप ये समझ में आया होगा, बस यही है इसमें। और ये क्वेश्चन इससे आ चुका है एक दो जगह, बहुत तो नहीं, इससे पूछ देता है, स्फेरोप्लास्ट प्रोटोप्लास्ट से ये सब से पूछ देता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब टर्मोलॉजी, क्या डिफरेंस होता है प्रोटोप्लास्ट में, क्या डिफरेंस होता है स्फेरोप्लास्ट में। देखो प्रोटोप्लास्ट जो होता है ना, इसी को नहीं बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। अगर फंगस के भी सेल वॉल को डिग्रेड कर दोगे तो रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा उसको प्रोटोप्लास्ट ही बोलते हैं। या फिर प्लांट के भी सेल वॉल को डिग्रेड कर दोगे तो रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट ही बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है ना। अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, हम लोग बात करें, तो ये सबसे पहले तो ये मोस्ट पार्ट होता है सेल इन्वेलप का, ये तो आपको पता ही है, वेल नोन है ये। और दूसरी बात ये इसमें है कि जैसे देखो मैं ये बताता हूँ इसे कि ये अगर मान लो सेल है ना, ये सेल का चारों तरफ का जो ये मेम्ब्रेन हुआ, ये इसी को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो। तो इससे क्या होता है, ये बाहर का एनवायरनमेंट है, ये अंदर सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। तो दोनों को सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है, ये यही सेल मेम्ब्रेन कर रहा है, यानी कि एक बाउंड्री की तरह काम कर रहा है। अच्छा, लेकिन ये एक ऐसा बाउंड्री है जिससे कि मैटर भी अंदर आ सकता है और एनर्जी भी अंदर आ सकता है, ठीक है ना। साथ साथ में मैटर और एनर्जी दोनों बाहर भी जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज इसके साथ हो सकता है, ये ध्यान में रखना। तो एक ऐसा बाउंड्री जिससे एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे सिस्टम को ही ओपन सिस्टम बोलते हैं। तो सेल को ओपन सिस्टम बोला जाता है, क्यों, इसी तरह के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन ऐसा ही होता है कि उससे एनर्जी और मैटर दोनों अंदर बाहर जा सके, ठीक है ना।
क्या होता है इसका कंपोजिशन, अगर कंपोजिशन इसका देखोगे तो फॉस्फोलिपिड का बना होता है, प्रोटीन या और कार्बोहाइड्रेट, ये 3 कंपोनेंट इसके में होते हैं, मेनली पाए जाते हैं। और भी बहुत कुछ पाए जाते हैं, लेकिन ये मेन 3 कंपोनेंट इसके मेन कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि अगर ये एक लिपिड लेयर है ना, ठीक है ना, ये लिपिड का लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड लेयर है। तो ये लिपिड लेयर में कुछ इस तरह से प्रोटीन इंटीग्रेटेड होंगे, है ना, ये प्रोटीन इस तरह से, ये देखो ये प्रोटीन इंटीग्रेटेड है। और ये प्रोटीन कुछ तो इंटीग्रेटेड है और कुछ इस तरह से बाहर भी प्रेजेंट होता है ना, बाहर ऐसे प्रोटीन को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल आपने जब पढ़ा होगा तो उसमें देखा, उसमें आप पढ़े होंगे कि प्रोटीन 2 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म में और पेरिफेरल फॉर्म में। कुछ प्रोटीन इसमें जो होते हैं, जैसे रिसेप्टर के प्रोटीन का काम क्या है, रिसेप्टर की तरह वर्क करता है, और साथ साथ में कुछ प्रोटीन जो होता है सेंसर की तरह भी वर्क करता है। जैसे कि इन्वायरमेंट में जो कंडीशन है उसको सेंस करेगा, साथ साथ में बैक्टीरिया का क्या पॉपुलेशन है आसपास में, उसको भी ये सेंसर प्रोटीन सेंस कर लेता है, जिससे कि अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करता है बैक्टीरिया, है ना, किस एरिया में कितना बैक्टीरिया होना चाहिए, ये भी बैक्टीरिया अपना पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, इस टर्म को क्या बोलते हैं, अगर पॉपुलेशन मेंटेन करने का जो बैक्टीरिया जो अपना पॉपुलेशन को मेंटेन करता है उसको बोलते हैं कोरम सेंसिंग बोलते हैं ना, ये टर्म याद रखिएगा, कोरम सेंसिंग। मैंने नीट में देखा है कि बहुत जगह ऑप्शन में कोरम सेंसिंग दे रखा है नीट के क्वेश्चन में। तो पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई सेंस करने की एबिलिटी जो होती है उसी को कोरम सेंसिंग बोलते हैं, यह ध्यान रखिएगा। अब इसमें बैक्टीरिया में क्या होता है, एक स्टेरॉयड तो एब्सेंट होता है बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, स्टेरॉयड एब्सेंट होते हैं। जैसे कि यूकैरियोट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखोगे ना तो उसमें स्टेरॉयड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने छोड़ दिया, ये जो है इसको कार्बोहाइड्रेट है, देखो ये रेड कलर का जो है ना कार्बोहाइड्रेट इसके साथ अटैच है। और कार्बोहाइड्रेट ये प्रोटीन के साथ ही नहीं अटैच होगा, ये लिपिड के साथ भी अटैच हो सकता है, ठीक है ना। अगर प्रोटीन के साथ अटैच है तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। अगर लिपिड के साथ अटैच है तो इसको क्या बोलेंगे, लिपिड के साथ अटैच है तो इसको बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट 2 फॉर्म में होता है, ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में भी हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड के भी फॉर्म में हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो स्टेरॉयड तो नहीं होता है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। वहाँ पर स्टेरॉयड की जगह क्या पाया जाता है, होपनवाइड पाया जाता है ना। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि स्टेरॉयड में 4 रिंग होता है ना, 4 रिंग स्ट्रक्चर होता है। कोलेस्ट्रॉल जैसे जानते हैं ना, वो 4 रिंग स्ट्रक्चर होता है। कोलेस्ट्रॉल भी एक स्टेरॉयड है। तो ये सब यूकैरियोट में पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोट में जैसे बैक्टीरिया में कौन सा पाया जाता है, होपनवाइड पाया जाता है। और होपनवाइड 5 रिंग स्ट्रक्चर होता है, ये ध्यान में रखना, दोनों में डिफरेंस यही है। और एक बात बताऊँ तो इसका काम क्या होता है, ये होपनवाइड का या फिर कोलेस्ट्रॉल का मेम्ब्रेन के अंदर क्या काम होता है, ये सेल की फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है। कहने का क्या मतलब हुआ, फ्लूइडिटी मेंटेन करने का क्या मतलब हुआ, जैसे कि अगर तुम पोलर बियर की बात कर लेता हूँ, ये एग्जांपल ले लो। अगर पोलर बियर कहाँ रहता है, पोल पे रहता है, तो वहाँ पर क्या होगा कि ठंड होती है बहुत। तो ठंड के कारण क्या होगा, ये तो लिपिड है ना, तो लिपिड क्या होगा, वो जम जाएगा, 2 लिपिड के बीच में जम जाएगा। लेकिन अगर इस लिपिड के बीच में होपनवाइड आ जाए इस तरह से, या कोलेस्ट्रॉल आ जाए, तो क्या करेगा कि इस लिपिड को चिपकने से या जमने से रोक देता है ना, जिसके कारण फ्लूइड की फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है, इस प्लाज्मा में की फ्लूइडिटी मेंटेन रहती है। अगर फ्लूइडिटी मेंटेन नहीं रही तो क्या होगा, अगर मान लो ये बहुत इसका बीच में जो लिपिड है वो पूरा चिपक जाए, तो बाहर से सब्सटेंस अंदर नहीं आ पाएगा या अंदर से सब्सटेंस बाहर नहीं आ पाएगा, तो उस केस में क्या होगा, ये सेल डेथ हो जाएगा, है ना। तो इसी से रोकने के लिए ये स्टेरॉयड यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं, और स्टेरॉयड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज होपनवाइड प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट में, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर मैं बात करूँ इसके फंक्शन की, तो क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, मेन फंक्शन तो यही है परमेबिलिटी, सेल को सेलेक्टिवली परमेबल बनाता है, ठीक है ना। जैसे कि सारे सब्सटेंस तो अंदर आ नहीं सकते हैं, परमेबिलिटी का कहने का मतलब क्या हुआ कि वही सब्सटेंस अंदर आएगा जो सेल के लिए रिक्वायर्ड है, और या सेल से बाहर वही सब्सटेंस जाएगा जो कि जिसको सेल चाहेगा। ऐसा नहीं कि सारा सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अंदर बाहर चला जाएगा। तो सेलेक्टिवली परमेबल होता है, साथ साथ में ओपन सिस्टम की तरह है, तो जो सेल वर्क करता है वो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण वर्क करता है। और क्या है इसका, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना एक स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया में जिसको बोलते हैं मेसोजोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो सेल के अंदर कुछ इस तरह से फोल्ड कर जाता है, तो इसको बोलते हैं मेसोजोम, है ना। इस तरह से बाहर इस तरह सेल वॉल होता है, इस तरह से फोल्ड कर जाता है, तो इसी मेसोजोम के ऊपर कुछ
इंजाइम प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के फॉर्म में, है ना, प्रोटीन ही होता है इंजाइम तो ज़्यादातर। तो जैसे यूकैरियोट में क्या होता है ना, वो इंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन होता है ना, तो उस मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है यूकैरियोट में, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी इंजाइम यहाँ पे पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में तो होता नहीं है, तो वो कहाँ पाया जाएगा, वो मेजोजोम के ऊपर पाया जाएगा, उसी स्ट्रक्चर के ऊपर, मेजोजोम के ऊपर पाया जाएगा, ठीक है ना। ईटीसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस का 3 स्टेप होता है ना, रेस्पिरेशन का, सेलुलर रेस्पिरेशन का 3 स्टेप होता है। क्रेब्स साइकिल, पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल, और थर्ड जो होता है ईटीसी। तो जो थर्ड जो स्टेप होता है ईटीसी, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पे होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया चूँकि प्रोकैरियोट में नहीं होता है, तो वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, उसका एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ये बार बार आएगी ये सब बातें, ये सब ध्यान ऐसे ही याद हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, अच्छा देखो, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल, ठीक है ना, सेल इनवेलप का 2 पार्ट ये है। ये जो मटेरियल से बना होता है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मेशन कहाँ होगा, सेल के अंदर ही होगा। और सेल के अंदर इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तो कुछ पार्ट का फॉर्मेशन सेल के अंदर होता है, लेकिन कुछ इसके पार्ट का फॉर्मेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है ना, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर उसका एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा। और ये है आपका फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो कि एनसीईआरटी से मैंने डायग्राम लिया है, वेल नोन डायग्राम है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग, ये तो सेल मेम्ब्रेन से हो गई बातें, थोड़ा सा होपानवाइड देख लेते हैं। अब देखो, ये होपानवाइड है, यही है ना, ये पेंटा रिंग स्ट्रक्चर है, देख लो ये 5 रिंग है ना इसमें, जबकि कोलेस्ट्रॉल में कितना 4 रिंग होता है, इसलिए इसको पेंटा रिंग स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। अब ये आर्किया में एब्सेंट होता है ना, और सेल की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। आर्किया में भी एब्सेंट होता है, साथ साथ में प्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में भी एब्सेंट होता है, ये भी ध्यान रखना। माइकोप्लाज्मा में 2-3 चीज़ है जो एक्सेप्शन पाया जाता है, जैसे कि ये सेल में ये होपानवाइड नहीं पाया जाता है, उसकी जगह स्टेरॉइड पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल भी नहीं होता है, प्लस उसमें जो डीएनए होता है क्या होता है, लीनियर होता है, जबकि सारे बैक्टीरिया में क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो ये ध्यान रखना। प्लस ये होपानॉइड क्या होता है, लाइकेन में या फिर फर्न में या ब्रायोफाइट में, इन सब में भी पाया जाता है, ठीक है ना। इन सब में भी देखा गया है ट्रेस अमाउंट में। अब ऐसा नहीं कि सारे में पाया जाता है, कुछ स्पीसीज में पाया जाता है। साथ साथ में बैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया है ना, उसमें तो मेनली ये होपानॉइड मिलेगा ही मिलेगा, मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, स्टेरॉइड जो प्लांट में पाया जाता है और फंगस में और एनिमल में पाया जाता है, यही 3 पाए जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। प्लांट में एर्गोस्टेरॉल पाया जाता है, फंगस में स्टिग्मोस्टेरॉल पाया जाता है, और एनिमल में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ये मैंने इसलिए बता दिया कि इसको बार बार पढ़ोगे तो इसको दिमाग में ये याद हो जाएगा, इसको ये सब याद हो जाएगा बार बार, क्या है यार, ये सब याद हो जाएगा बार बार, ठीक है ना। तो आज मैं यहीं छोड़ देता हूँ, और अगले लेक्चर में मैं साइटोप्लाज्म बताऊँगा, वीडियो नहीं तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दें। बहुत थैंक यू।